हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल, जिसमें हम सीरियलाइजेबिलिटी के जो शेड्यूल्स होते हैं उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं उन शेड्यूल्स को, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। क्योंकि देखो, ये एक सब्जेक्ट है डीबीएमएस का, तो आरपीएससी प्रोग्रामर में तो ये आ ही रहा है, लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मल, अगर कोई बीसीए के स्टूडेंट्स हैं या बीटेक के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी ये डेटाबेस का हेल्पफुल होगा। तो आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं या कोई आपके रिलेटिव्स हैं जिनको आप ये सब्जेक्ट शेयर कर सकते हैं तो प्लीज शेयर दिस सब्जेक्ट। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल। इसमें हम देखें तो शेड्यूल का जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप से होता है। एक होता है आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और दूसरा होता है आपका व्यू सीरियलाइजेबल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है, कैसे आप फाइंड आउट करते हो कि कोई भी शेड्यूल है वो कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं, वो आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये टर्म समझना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कॉन्फ्लिक्ट पेयर। अब जो आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स वो क्या कहलाते हैं, जिसकी वजह से कोई इनकंसिस्टेंसी आ सकती हो डेटा में, या फिर जिस वजह से आपका शेड्यूल जो है वो एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो ना करे, तो वो हो जाते हैं आपके कॉन्फ्लिक्ट पेयर। और नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर कौन से होते हैं, जिसकी वजह से आपके शेड्यूल पे कुछ बैड इफेक्ट ना आ रहा हो, जैसे कोई इनकंसिस्टेंसी ना क्रिएट हो रही हो, तो उन्हें कहते हैं हम नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर आपके शेड्यूल में कोई दो ट्रांजैक्शन है T1 और T2 और दोनों परफॉर्म कर रहे हैं रीड ऑपरेशन किसी सेम डेटा आइटम पे। ठीक है, रीड ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम ए, रीड ऑपरेशन ऑन डेटा आइटम ए, तो उस केस में ये कौन से हो जाएंगे आपके नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर। नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर होने का मतलब क्या है, अगर इस तरीके से ट्रांजैक्शन है T1 और T2 और दोनों में रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो आप इन्हें स्वैप कर सकते हो। आइदर R1 टू R2 हो सकता है और R2 टू R1 हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन कॉन्फ्लिक्ट में ऑर्डर ऑफ टू ऑपरेशंस बिटवीन टू ट्रांजैक्शंस, टू ऑपरेशन बिटवीन टू ट्रांजैक्शन डजंट मैटर, देन इट इज अ नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर। तो दिस पेयर इज कॉल्ड नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर। अब कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स क्या होते हैं, जिसमें आपका जैसे सपोज ट्रांजैक्शन T1 तो रीड कर रहा है डेटा आइटम ए को और T2 जो है उसे ही राइट कर रहा है, या फिर T1 भी राइट कर रहा है ए को और T2 जो है उसको रीड कर रहा है। अदरवाइज T1 जो है वो एक को राइट कर रहा है और T2 भी एक को राइट कर रहा है। तो ये जो तीनों सिचुएशंस हैं, इन तीनों सिचुएशन में जो ये पेयर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट पेयर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर मैटर करेगा आपका ऑपरेशंस का। अब अगर आप इन तीनों पेयर्स को देखें तो इसमें एक चीज क्या कॉमन है कि तीनों में राइट ऑपरेशन तो प्रेजेंट है ना, एटलीस्ट एक राइट ऑपरेशन प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, किसी सेम डेटा आइटम पे आप बात करते हो और अगर दो ट्रांजैक्शन के बीच में एक अगर राइट ऑपरेशन प्रेजेंट है तो वो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्रिएट करेगा, लेकिन सेम डेटा आइटम पे, है ना, ये बात ध्यान देने वाली बात है। जबकि ये ई जो केस है इसमें आप देखो, जो ट्रांजैक्शन T1 है या तो वो ए पे रीड कर रहा है या राइट कर रहा है, और जो ट्रांजैक्शन T2 है वो बी डेटा आइटम पे रीड कर रहा है या राइट कर रहा है। तो इस केस में क्या डिफरेंस आ गया ऊपर वाले केसेस से, कि जो ट्रांजैक्शन है वो अलग अलग डेटा आइटम पे वर्क कर रहे हैं। तो अलग अलग डेटा आइटम पे वर्क करते हैं तब भी ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता, तो इस तरीके के पेयर्स भी क्या हो जाते हैं, नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर। इसका मतलब क्या है, आप R2 और W1 को भी स्वैप कर सकते हो, इसी तरीके से R2 और R1 को भी स्वैप कर सकते हो एंड वाइस वर्सा। ओके, आई होप आपको समझ आया कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स क्या होते हैं। देखिए, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, two operations are said to be a conflict pair, at least one write, जो मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट एक राइटर होना चाहिए ऑन सेम डेटा आइटम। ठीक है, ऑन सेम डेटा आइटम एंड फ्रॉम डिफरेंट ट्रांजेक्शन पे सेम डेटा आइटम पे अगर एटलीस्ट एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो वो पेयर क्या क्रिएट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट पेयर। ओके, जैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक ट्रांजेक्शन दे रखा है T1 जिसमें है R1A, R1B एंड R1C। जो ये फोर्थ पॉइंट है ये मैं समझाना चाह रही हूँ। फोर्थ पॉइंट क्या है, सेम ट्रांजैक्शन ऑपरेशंस आल्सो लॉजिकली कॉन्फ्लिक्ट।
कैसे? अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, T1 जो है वो A, B और C तीनों पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और T2 भी जो है A, B और C तीनों पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जो T1 है उसके अंदर ऑर्डर क्या है, A, B एंड C, और जबकि जो T2 है उसके अंदर ऑर्डर क्या है, B, A एंड C। That's why this T1 is not equal to T2. Why T1 is not equal to T2? Because order of the transactions never going to be altered. जो within a transaction order है, जैसे यहाँ पे B, A, C है तो इसका ऑर्डर यही रहेगा, ऐसा नहीं कि आप इन दोनों को स्वैप कर दो, ओके, वो नहीं होता, वो अलाउ नहीं है। और इसी केस में जैसे A, B, C है तो इसका हमेशा एग्जीक्यूशन A, B, C रहेगा, आप इनको भी स्वैप नहीं कर सकते हो। दैट्स व्हाई योर T1 इज नॉट इक्वल टू T2। और अगर हम यहाँ बात करें कि इन दोनों ट्रांजेक्शन के नंबर ऑफ कॉन्करेंट शेड्यूल्स कितने बन पाएंगे, तो ये हमें आता है, इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। टोटल ऑपरेशन कितने हैं, 6, तो क्या हो जाएगा 6C3। ठीक है, कैसे होता है, जैसे इसमें M ऑपरेशन होते हैं और इसमें N होते हैं, तो यहाँ से M प्लस N एंड इसका कॉम्बिनेशन निकालते हैं M से और या फिर N से, और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M प्लस N, यानी कितना जाएंगे 3 + 3 6 डिवाइडेड बाय M फैक्टोरियल एंड N फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से इसके आ जाएंगे ये यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो कितने हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ कॉन्करेंट शेड्यूल। तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हो, ये क्या हो जाएगा 6, 4 और फिर 3 फैक्टोरियल होगा और नीचे 3 फैक्टोरियल्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, ये करा, इस 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इस 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा 3 × 2, तो फिर 3 × 2 = 6, तो इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा इसका 4। ओके, तो 4 नंबर ऑफ कॉन्करेंट शेड्यूल्स इसमें पॉसिबल है। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को देखने के लिए एक चीज हमें देखनी पड़ती है, प्रेसिडेंस ग्राफ। प्रेसिडेंस ग्राफ, तो हमें ग्राफ की डेफिनेशन पता है, ग्राफ क्या होता है, इज द सेट ऑफ द वर्टिसेस एंड एजेस। यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, ट्रांजेक्शंस की T1, T2, T3 क्या ट्रांजेक्शंस है शेड्यूल के, और एजेस क्या रिप्रेजेंट करेगी, कॉन्फ्लिक्ट पेयर की प्रेसिडेंस क्या है। कॉन्फ्लिक्ट पेयर की प्रेसिडेंस का मतलब है कि सेम ही डेटा आइटम पे पहले अगर किसी पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सपोज 2 ट्रांजैक्शन है TI एंड TJ। ठीक है, इसमें मैंने जो एज दे रखी है वो दे रखी है TI to TJ। इसका मतलब प्रेसिडेंस का क्या हो गया कि पहले डेटा आइटम A का जो ऑपरेशन हो रहा है वो TI पे परफॉर्म हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट पेयर का, और उसके बाद TJ का हो रहा है। हमारे 3 केस हो सकते हैं, या तो ये इस तरीके से हो, या तो RI WJ हो, है ना, या फिर WI WJ हो, और या फिर WI RJ हो। इसको RJ लिख सकते हो, ये मैंने इसमें WJ लिख दिया बट ये RJ होगा। ठीक है, तो देखो ये तीनों अपने कॉन्फ्लिक्ट पेयर है और इन तीनों कॉन्फ्लिक्ट पेयर को अगर हम देखें तो इनमें प्रेसिडेंस क्या हो रही है, हमेशा TI to TJ। पहले TI के ऑपरेशंस कैलकुलेट हो रहे हैं फिर TJ के कैलकुलेट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं। आपको सपोज एक शेड्यूल दे रखा है ना, ये शेड्यूल दे रखा है और आपको इसका प्रेसिडेंस ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आपको पता चलेंगे R1, जो ये सबस्क्रिप्ट है, इससे आपको पता चलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस कितने हैं। तो देखो 1, 2 और 3, मैक्सिमम नंबर 3 है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस कितने हो गए 3। तो आपके कितनी वर्टिसेस बन जाएंगी 3, T1, T2 एंड T3। अब यहाँ पे आप देखो, आपको अब निकालनी है प्रेसिडेंस यानी एजेस बनानी है। तो सबसे पहले आप देखो कि R1A है, ठीक है, R1A के साथ R3B की प्रेसिडेंस तो नहीं बनेगी क्योंकि डेटा आइटम अलग अलग है, डेटा आइटम सेम होना चाहिए। तो अब आप आगे चलो, R2A से बनेगी क्या इसकी, नहीं, क्यों, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं है, रीड रीड कॉन्फ्लिक्ट पेयर नहीं होता। नेक्स्ट है आपका W2A। W2A का मतलब क्या है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है डेटा आइटम A पे इन ट्रांजेक्शन नंबर 2। ठीक है, अब देखो R1A और W2A ये दोनों क्या बन रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट पेयर, और प्रेसिडेंस क्या हो रही है 1 to 2, क्योंकि 1 पहले परफॉर्म हो रहा है। तो इसमें एज कैसी बन जाएगी आपकी T1 to T2। इसी तरीके से अब देखो R3B, तो आपको B जो डेटा आइटम है ना उसको ही सर्च करना है, B के साथ A की प्रेसिडेंस नहीं बन सकती। तो R3B एक तो आपके पास, अब आप B डेटा आइटम चेक करो, यहाँ पे A है, यहाँ पर B है ना,
और ये बी जो है ये कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ट्रांजेक्शन 1 में, और क्योंकि रीड और राइट पेयर है तो कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, तो यहाँ पे जो आपकी एज बनेगी वो क्या बनेगी, 3 to 1, क्योंकि 3 की प्रेसिडेंस पहले आएगी क्योंकि ये पहले कैलकुलेट हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी जो एज बन जाएगी वो बन जाएगी 3 to 1। तो इस शेड्यूल के लिए ये आपका हो जाएगा प्रेसिडेंस ग्राफ। ओके, अब है जो कोई शेड्यूल है वो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल कब कहलाएगा। ठीक है, हमने कॉन्फ्लिक्ट पेयर का मतलब समझा, कॉन्फ्लिक्ट पेयर के बाद हमने प्रेसिडेंस ग्राफ का मतलब समझा, अब हम समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल कब कहलाएगा कोई भी शेड्यूल। तो यहाँ देखो, S and S dash is conflict equal if S dash is resulted after swapping consecutive non-conflict pair of schedule S। कोई दो शेड्यूल्स दे रखे हैं आपको S और S dash, ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट इक्वल तब कहलाएंगे जब अगर आप जो S dash है अगर उसमें कुछ स्वैपिंग परफॉर्म करते हो नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स पे, और वो स्वैपिंग परफॉर्म करने के बाद आपको जो रिजल्टेंट शेड्यूल मिल रहा है वो S के इक्वल मिल रहा है, तो वो दोनों ये दोनों शेड्यूल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल। लेकिन ये बात ध्यान रखना, स्वैपिंग हमेशा नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स में होंगी, कॉन्जिक्यूटिव नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स में। कॉन्फ्लिक्ट पेयर में कभी भी स्वैपिंग आप नहीं कर सकते। अब उसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको इस एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज एक शेड्यूल दे रखा है आपको यहाँ पे S और एक यहाँ पे दे रखा है S dash, ठीक है। अब यहाँ आप देखो तो R1A, W1A, R2A, R2B, R1B एंड W1B ये ऑपरेशन दे रखे हैं, और T1, T2 में दे रखे हैं आपको यहाँ पे S dash में। ये सेम सेट ऑफ ऑपरेशन है लेकिन ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट है। अब हमें देखना है कि क्या हम यहाँ पे S dash को S में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। अब अगर S dash को S में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम देखें तो क्या है, R2A और R2B ये दोनों साथ में आने चाहिए और R1B और W1B साथ में आने चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को देखूं तो क्या इन दोनों की स्वैपिंग कर सकते हैं, यस। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में क्या है, नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, और नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर में स्वैपिंग पॉसिबल है। तो ये वाला जो ऑपरेशन है ये आपका उठ के आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला जो ऑपरेशन है ये चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जब ये ऑपरेशन इधर आ गया और ये ऑपरेशन इधर आ गया तो इसकी और इसकी इमेज सेम हो गई है ना। तो इस तरीके से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल। इसको मैं ऐसे बता देती हूँ, जैसे ये वाला यहाँ से हट जाएगा क्योंकि स्वैपिंग हो गई, तो ये यहाँ पे आ जाएगा R1B, ठीक है, और ये वाला यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा R2B। ओके, तो देखो यहाँ पे दोनों साथ में हो रहे हैं, यहाँ पे भी ये दोनों साथ में, ये दोनों ऑलरेडी साथ में थे ही, और ये दोनों ऑपरेशंस भी हमने स्वैपिंग से साथ में बना दिए, तो ये क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल हो गए। ओके, अब कंडीशन को हम एक तरीके से और देख सकते हैं। इसके लिए एक रूल है कि S और S dash जो है वो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल होंगे इफ, दिस इज इफ एंड ओनली इफ, ओके, इफ एंड ओनली इफ S and S dash शुड बी विद सेम सेट ऑफ ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शंस का ऑर्डर है, जो ट्रांजेक्शंस है इनमें वो सेम सेट ऑफ ट्रांजेक्शंस होने चाहिए। सेम सेट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर A और B पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो T2 में भी A और B पे रीड ऑपरेशन ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे राइट है, क्योंकि अगर यहाँ राइट हो जाएगा सपोज तो ये तो सेम सेट रहेगी ना। T2 के अंदर यहाँ रीड राइट हो रहा है जबकि यहाँ T2 में रीड रीड हो रहा है, तो आप इनको कैसे इक्वल बता पाओगे, ये तो डेटा ऑपरेशन ही इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट ऑपरेशन तो हो गया कि दोनों के ऊपर सेम सेट ऑफ ट्रांजेक्शन होने चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, प्रेसिडेंस ग्राफ ऑफ S and S dash should be same। एंड यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें एंड लगा है, एंड का मतलब है दोनों ही कंडीशन ट्रू होगी तो ही आपके दोनों शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट इक्वल होंगे। अब इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं दोनों रूल से। देखो यहाँ पे एक आपको शेड्यूल दे रखा है S1 और एक दे रखा है S2, हमें दोनों को देखना है कि ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट इक्वल हैं या नहीं। तो यहाँ देखो पहले S1 के लिए देखो कितने ट्रांजेक्शन है, T1 और T2 होंगे क्योंकि 2 ये हाईएस्ट वैल्यू, तो दो ट्रांजेक्शन बना लिए T1 T2। अब जिस ऑर्डर में आपको ट्रांजेक्शन शेड्यूल के फ्लो दे रखा है उसी अकॉर्डिंग ही आपको आपके ट्रांजेक्शंस मेंशन करने हैं। तो सबसे पहले है R1A और W1A, तो T1 के अंदर आ जाएगा R of A एंड W of A। ये 1 और 2 तो क्या बता रहा है, ट्रांजेक्शन नंबर बता रहा है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है ट्रांजेक्शन नंबर। फिर क्या है R2A एंड R2B, यानी ट्रांजेक्शन 2 में आपको दोनों परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट क्या है R1B एंड W1B, तो ये आ गया R of B एंड
W ऑफ P। इसी तरीके से S2 के लिए भी T1 और T2 ही होंगे, तो इसमें भी आप ऑपरेशंस लिख लो, R1A एंड W1A, तो ये RA और WA आ गया। फिर R2B एंड R1B। अब देखो R2B, तो पहले R2B आएगा, फिर क्या आएगा R1B, तो R1B आएगा, फिर R2A, तो R2A आएगा, और फिर W1B, यानी कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन का राइट, तो ये यहाँ आ जाएगा, सेकंड ट्रांजैक्शन का रीड, इसलिए यहाँ आ गया। अब हमें इनका बनाना है, तो अब इसके अंदर आप देखो तो ट्रांजैक्शन का सेट सेम है क्या, इन दोनों में भी ए भी परफॉर्म हो रहा है, इसमें भी ए भी परफॉर्म हो रहा है, इसके अंदर रीड राइट ए और रीड राइट बी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। अब हमें देखना है कि ट्रांजैक्शन का सेट तो सेम है, लेकिन क्या इनका प्रेसिडेंस ग्राफ भी सेम है। अगर इसका प्रेसिडेंस ग्राफ आप बनाओगे, मैं एक बार बना के बता देती हूँ, वैसे मैंने यहाँ बना रखा है बट मैं एक बार और एक्सप्लेन करने के हिसाब से आपको बता देती हूँ। T1 और यहाँ बन जाएगा T2, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, पहले हो रहा है रीड ए राइट ए, और राइट ए से फिर रीड ए, ये वाला एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन रहा है, तो इसकी प्रेसिडेंस क्या हो गई T1 टू T2, तो ये आ गई T1 टू T2। और यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन रहा है वो क्या बन रहा है, रीड बी एंड राइट बी, रीड और रीड बी तो नहीं बनेंगे, तो ये हो गया T2 टू T1, ठीक है। इसी तरीके से S2 के लिए अगर हम प्रेसिडेंस ग्राफ बनाए तो T1 है ना, ये T1 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा T2, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट पेयर अगर आप देखें तो रीड ए राइट ए, तो राइट ए और ये रीड ए कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन रहा है, तो T1 से T2 एक प्रेसिडेंस बन जाएगी। इसी तरीके से T2 टू T1 भी एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन रहा है, रीड बी टू राइट बी, ओके, तो ये भी एक बन जाएगी, है ना। अब देखो दोनों के प्रेसिडेंस ग्राफ सेम है, ट्रांजैक्शन सब दोनों का सेम है, लेकिन फिर भी ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं है। देखो यहाँ क्या लिखा है, S1 इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू S2, ठीक है। अब क्यों नहीं है, मैंने अभी जस्ट बताया है क्यों नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑर्डर जो है, ये आई होप समझ आ गया होगा, मैं एक बार ये हटा देती हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। क्योंकि यहाँ देखो ऑर्डर क्या है, रीड ए एंड देन रीड बी, जबकि यहाँ ऑर्डर क्या है, रीड बी एंड देन रीड ए। तो मैंने क्या बोला है, आपका जो ऑर्डर ऑफ ट्रांजेक्शन है, सेम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है किसी ट्रांजेक्शन के अंदर, वो ऑल्टर्ड नहीं होना चाहिए, और इसमें ऑल्टर्ड हो गया, इसमें ए फिर बी है और इसके अंदर जबकि बी और फिर ए है, तो ये क्या हो गए, लॉजिकली कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ये, ठीक है, लॉजिकली नॉट कॉन्फ्लिक्ट है, इस वजह से ये दोनों क्या होंगे, नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्वल होंगे एक दूसरे के, ओके। देखो प्रेसिडेंस ग्राफ सेम था, ट्रांजैक्शंस भी सेम सेट के थे, लेकिन क्योंकि इनमें जो ऑर्डर था वो सेम नहीं था, इसलिए ये दोनों नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्वल होंगे। आई होप थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट हम और एग्जाम्पल लेते हैं तो अच्छे से और आ जाएगा आपको समझ में। अब देखो वापस दो शेड्यूल दे दिए, S1 एंड S2, T1 और T2, T1 एंड T2, ठीक है। अब पहले आप प्रेसिडेंस ग्राफ बना लो, कुछ भी बना सकते हो आप, पहले प्रेसिडेंस ग्राफ बना लो या पहले सेम सेट ऑफ ट्रांजैक्शन चेक कर लो। कई बार होता है लकीली अगर आपको प्रेसिडेंस ग्राफ ही अगर डिफरेंट हो जाता है तो यहीं पे पता चल जाता है कि शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं होंगे। अगर प्रेसिडेंस ग्राफ सेम आता है तो आप दूसरी कंडीशन चेक करते हो। तो यहाँ पे देखो R1A W2B एंड देन R1B, तो 2 से 1 पे बन रहा है, ये मैंने गलत बना दिया शायद ना, ये बनेगा ऐसे, ठीक है, 2 से 1 पे आ रहे हैं ना, ठीक है। इसी तरीके से W1A R2A R1B, तो R1B तो यहाँ पर आपको मैटर नहीं करता क्योंकि यहाँ पे आपको A ऑपरेशन पे देखना, तो W1 से 2 पे जा रहा है, ये वाला सही है ना, 1 से 2 पे जा रहा है। तो देखो इनका तो प्रेसिडेंस ग्राफ ही डिफरेंट है, यहाँ पे T2 से T1 आ रहा है जबकि यहाँ T1 से T2 आ रहा है, तो ये तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं होंगे। लेकिन हम एक चीज और यहाँ पे देखें, मैं एक चीज और यहाँ बताना चाहती हूँ, अगर आप इनका शेड्यूल भी बनाते ना S1 और S2 तो उससे भी पता चल जाता, क्यों, क्योंकि T2 के अंदर यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, राइट ऑन B, और यहाँ के T2 में क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, राइट ऑन A। इसी तरीके से T1 के अंदर यहाँ क्या परफॉर्म हो रहा है, रीड A एंड रीड B, और इसमें राइट A एंड रीड B। तो आप देखें यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स का ही सेट सेम नहीं है ना, ये ट्रांजेक्शन्स ही सेम नहीं है, नॉट अ सेम सेट ऑफ ट्रांजेक्शन, इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं होगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि सपोज आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सपोज ये होता W2A
एंड देन R1A। तो उस केस में क्या होता, आपका यहाँ पे ये ना होके ट्रांजेक्शन का एरो ऐसे हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ तो देखो प्रेसिडेंस ग्राफ तो सेम आ गए ना, तो अगर सिर्फ प्रेसिडेंस ग्राफ को देखते हो तो हम तो कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है, लेकिन आप यहाँ पे अगर देखो तो इनके जो ट्रांजेक्शंस का सेट है वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं है। ओके, नॉट सेम, सो नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्वल। चलो मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अब वापस दे रखा है आपको S1 और S2, तो यहाँ पे आप पहले ट्रांजेक्शंस देख लो, T1 T2। मैंने इसके S1 के ट्रांजेक्शंस तो माने T1 एंड T2 और S2 के माने T1 डैश एंड T2 डैश। तो T1 के अंदर कौन कौन से ट्रांजेक्शंस आ जाएंगे, R1A, W1A एंड W1B। ओके, इसी तरीके से T2 के अंदर क्या ट्रांजेक्शंस आ जाएंगे, R2A एंड R2B। इसी तरीके से T1 डैश के अंदर क्या आ जाएंगे, R1A, ठीक है, WA एंड WB, और इसमें आ जाएंगे R ऑफ A एंड R ऑफ B। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो T1 और T1 ट्रांजेक्शन सेम है, देखो AAB, ठीक है। और इसी तरीके से T2 को देखो तो यहाँ पे RA RB और RA RB, तो ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो इसमें हमारी सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है कि सेम सेट ऑफ ट्रांजेक्शन है। अब हमें सेकंड कंडीशन चेक करनी है कि क्या इनका प्रेसिडेंस ग्राफ भी सेम है। तो सबसे पहले आप S1 के लिए अगर बनाओगे तो कैसे बनेगा, R1A, W1A, R2A। तो देखो 1 से 2 है ना, तो एक तो आपका एरो बन गया 1 से 2 के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे देखो R2B एंड W1B, तो ये बन जाएगा आपका 2 से 1, B सेम डेटा आइटम पे हो रहा है ना, तो ये हो गया आपका 2 से 1। तो ये तो S1 का प्रेसिडेंस ग्राफ बन गया। S2 का हम देखें तो R1A, W1A, W1B, ठीक है, देन R2A। अब यहाँ देखो W1A एंड R2A, ये दोनों एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, तो 1 से 2, तो ये बन गया आपका 1 से 2। ओके, और W1B एंड R2B, तो ये भी 1 से 2 ही बनेगा आपका, B के लिए भी, तो ये भी बन गया आपका 1 से 2। अब देखो ये दोनों प्रेसिडेंस ग्राफ सेम नहीं है, यहाँ पे तो देखिए 1 से 2 भी आ रहा है और 2 से 1 भी जा रहा है, यहाँ पे जबकि दोनों ही 1 से 2 आ रहा है, तो इनका प्रेसिडेंस ग्राफ सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं है। इसको चेक करने का एक और तरीका है, ये देखो जब S1 और S2 दोनों शेड्यूल आपको दे रखे हैं ना, तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका कॉन्फ्लिक्ट पेयर कौन सा आ रहा है। देखो कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स आर स्वैप्ड विच इज नॉट अलाउड। कॉन्फ्लिक्ट पेयर क्या है, यहाँ पे R2B और W1B एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, और इसी कॉन्फ्लिक्ट पेयर को अगर आप इसमें देखें तो इसमें ये क्या कॉन्फ्लिक्ट पेयर हो गया, ये यहाँ पे तो R2 और W1 था, जबकि इसके अंदर क्या हो गया, ये W1 एंड R2, तो स्वैपिंग हो गई ना इसकी। इसको ऐसे देख लो कि ये ब्लॉक था, है ना, और एक ये ब्लॉक था, इस ब्लॉक को उठा के आपने इसके आगे रख दिया और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पेयर प्रेजेंट था, ये दोनों एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर बना रहे ना, और इनको ही आपने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। स्वैपिंग अलाउ नहीं है, अगर स्वैपिंग करते हो तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं होंगे। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ऐसे ही मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन और दे रखा है, तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, इट्स माय रिक्वेस्ट। आप नोट्स मांग रहे हैं, बट आप ये देखिए कि मैं वीडियो में ऑलरेडी आपको पूरे नोट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, वो बात की बात है, लेकिन अभी आप ये वीडियोस को ही अगर अच्छे से समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी आपको इन नोट्स की जरूरत पड़ने वाली है। हालांकि मैं ये नोट्स अच्छे से प्रोसेस करके और ढंग से प्रॉपर फॉर्मेट में आप लोगों को देना चाहती हूँ, सो इट विल टेक टाइम। तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को वीडियो एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें मैंने डिटेल सोल्यूशन भी दे रखा है इसका, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसको पहले अपने आप से सॉल्व करिए और देखिए कि कॉन्फ्लिक्ट इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ट्रांजैक्शंस का सेट क्या है, प्रेसिडेंस ग्राफ क्या बन रहा है, और फिर आप इसके एक्सप्लेनेशन पे जाइए जो मैंने यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी। तो आपको क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो मैंने 2-3 क्वेश्चन तो मैंने ही सॉल्व करवा दिए, 3 क्या 4 हो गए, ये भी एक क्वेश्चन ही था, 4 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा दिए, 5वां क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया कॉन्फ्लिक्ट इक्वल का। अब हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट जो कि हमारे शेड्यूल्स की टाइप है, उसमें फर्स्ट टाइप जो है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अब आप देखो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल को समझने के लिए पहले हमें कितने चीजें समझने पड़ेगी, प्रेसिडेंस ग्राफ क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल कब होगा कोई शेड्यूल, तो इसके लिए क्या है, शेड्यूल एस इज अ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इफ
there should be some serial schedule as dash, there should be a some serial schedule, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है इस वर्ड के लिए, serial schedule as dash which is conflict equal to s. ओके इसका मतलब है अगर s जो है शेड्यूल अपना, ठीक है, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट इक्वल होता है किसी सीरियल शेड्यूल s डैश के, यहाँ देखो यहाँ क्या लिख रखा है, इफ s कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू s डैश such that there exists s dash is a any serial schedule, then your s is a conflict serializable schedule. ओके तो ये हो जाएगा आपका, इस केस में आपका S कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल हो जाएगा। इसका मतलब कि आपको कोई शेड्यूल दे रखा है, अगर आप उस शेड्यूल के इक्वल, ठीक है, उस शेड्यूल के कॉन्फ्लिक्ट इक्वल आपको सीरियल शेड्यूल बना लेते हो तो वो शेड्यूल आपका कहलाएगा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। अब इसको भी खैर वापस हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं तो हमें पता चलेगा, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से तो आपको समझ नहीं आने वाला कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो इट्स बेटर कि हर चीज को एग्जाम्पल लेके समझा जाए ताकि वो चीज हमें अच्छे से पता रहे। तो देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये एक शेड्यूल है S, ये सीरियल शेड्यूल तो है नहीं, ये कोई नॉन सीरियल शेड्यूल ही है। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये S कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है क्या, तो इसके कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को देखने के लिए मेरे को इनके सीरियल शेड्यूल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उन सीरियल शेड्यूल्स के बेसिस पे ही मैं इसकी कॉन्फ्लिक्ट इक्वलिटी को चेक करूंगी। तो क्योंकि दो ट्रांजेक्शन है तो दो कॉन्फ्लिक्ट सीरियल, 2 फैक्टोरियल इसके कॉन्फ्लिक्ट 2 फैक्टोरियल सीरियल शेड्यूल्स बनेंगे, ये हमें फॉर्मूला पता है। तो मैंने एक यहाँ पे बना लिया और एक यहाँ पे बना लिया। ये क्या है, T1 फॉलोज T2 और ये है T2 फॉलोज T1। दोनों में सेम सेट ऑफ ट्रांजेक्शंस लिख लिए, तभी आप बना सकते हो इनको इक्वल। अब आप चेक करो कि S जो है वो किसी भी शेड्यूल के इक्वल है क्या, तो क्योंकि देखो ट्रांजेक्शन तो हमने सेम सेट ले लिया तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड कंडीशन हम देखेंगे इसका प्रेसिडेंस ग्राफ। तो अगर आप S का प्रेसिडेंस ग्राफ देखते हो तो क्या बनेगा, देखो एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर तो बन रहा है आपका ये 1 to 2, तो 1 से 2 पे एक एरो आ जाएगा, है ना, और एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन रहा है आपका 2 to 1, ठीक है, तो 2 से 1 पे एक और 1 पे एक एरो आ जाएगा, ठीक है, तो ये बन रहा है 1 to 2 एंड 2 to 1। ये हमारा प्रेसिडेंस ग्राफ बन रहा है हमारे नॉन सीरियल शेड्यूल S के लिए। अब हम इसके सीरियल शेड्यूल्स के प्रेसिडेंस ग्राफ बना के देखते हैं। तो S डैश जो है उसके लिए तो क्या बन जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट पेयर एक ही बन रहा है, क्या बन रहा है इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पेयर, ये देखो W1 और R2A भी कॉन्फ्लिक्ट पेयर बना रहे हैं और W1B और R2B भी कॉन्फ्लिक्ट पेयर बना रहे हैं, लेकिन दोनों में कैसा बन रहा है, 1 to 2 ही बन रहा है। तो चाहे A के थ्रू आप डेटा आइटम लो चाहे B के थ्रू, लेकिन प्रेसिडेंस एज जो बन रही है वो क्या बन रही है 1 से 2, तो ये तो इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। अब दूसरा अगर सीरियल शेड्यूल हम देखें तो वो है हमारा T2 to T1, तो इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन रहे हैं वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट पेयर की डायरेक्शन क्या है, 2 to 1, ये देखो है ना, 2 to 1। तो यहाँ पे आप चाहे A के थ्रू लो चाहे B के थ्रू, दोनों केस में एज हमारी इस तरफ बन रही है तो ये भी इसके इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई S जो शेड्यूल है वो दोनों ही जो इसकी सीरियल शेड्यूल पॉसिबल है उसकी कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं है, इसलिए S कैसा शेड्यूल है आपका, नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। इसी तरीके से आप अगर दूसरा क्वेश्चन लो, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम चेक करते हैं वापस से, ठीक है। अब हमने जो शेड्यूल ले लिया है वो ये है हमारा S, ठीक है, ये S हो गया और ये इसके सीरियल शेड्यूल हो गए S1 डैश एंड S2 डैश, ठीक है। पहले इसका बनाओ प्रेसिडेंस ग्राफ। देखो फर्स्ट कंडीशन तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसी से ही सीरियल शेड्यूल बना रहे हो तो ऑब्वियसली सेम सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस ही लोगे, लेकिन प्रेसिडेंस ग्राफ चेक करने की जरूरत है। तो इसका प्रेसिडेंस ग्राफ देखोगे तो एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर तो बन रहा है आपका T1 to T2 A डेटा आइटम पे, और जो दूसरा कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन रहा है B पे वो भी आपका बन रहा है T1 to T2, तो दोनों ही एरो किधर आ गए, इधर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी जो आपके कॉन्फ्लिक्ट पेयर बन रहे हैं वो एक तो बन रहा है T1 to T2 ऑन डेटा आइटम A, और जो B पे डेटा आइटम पे बन रहा है वो भी क्या बन रहा है आपका T1 to T2 अगेन, तो ये आ गया आपका T1 to T2। इसमें भी दोनों एरोज आपके इधर ही है ना। और यहाँ आप देखो तो क्या बन रहा है T2 to T1 और अगेन T2 to T1, तो ये हो गया 2 to 1 एरो,
तो इसमें आपका जो ये एस शेड्यूल है वो किसके इक्वल है, S1 डैश के इक्वल है, ठीक है। इसलिए एस जो है वो कैसा शेड्यूल हो जाएगा आपका, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। ओके, तो आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आई हो कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर ये थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसको रीवॉच करके देखो। इसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको सारे एग्जाम्पल समझाए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में, आपको समझ में आएगा और डेफिनेटली आप ये प्रैक्टिस अगर इनकी करोगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और इसी के एक्सटेंडेड वर्जन्स पढ़ेंगे कि क्या और चीजें होती है कि आपका व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल के भी और एक दो एग्जांपल्स देखेंगे हम। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।